बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका हम लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास आज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि न्यूट्रॉन्स कब और कैसे डिस्कवर हुए इसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि 1886 में हमारे पास गोल्स्टन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स को। इससे पहले मैंने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की 1886 में, जो हमारे पास जे थॉमसन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। वो 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो किसी भी एटम के अंदर पाए जाते हैं। अब 1886 से जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया गया और बाद में जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया, तब से लेकर 1932 तक यही कंसेप्ट था कि एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फंडामेंटल पार्टिकल, दैट इज़ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1920 में हमारे पास रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने ऑब्ज़र्व किया कि एटम के अंदर कोई ना कोई अदर देन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कोई लाजमी एक सब्सटेंस है जो अब उस टाइम तक डिस्कवर नहीं था हुआ। तो उन्होंने वहाँ पे प्रेडिक्ट कर दिया था कि समथिंग उसका जिसका मैस है लेकिन वो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है सच। तो सबसे पहले इन 1920 हमारे पास रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड, इन्होंने ऑब्ज़र्व कर दिया था कि सिर्फ अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करेंगे तो वो किसी भी एटम का जो एग्जैक्ट मैस है उसको कैलकुलेट करने में मुस्बत साबित नहीं हो सकते। मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ओर बेस नहीं होगी, इसके अलावा भी कोई चीज़ है। तो फाइनली इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जारी रहे और 1932 में, इन 1932 हमारे पास थे जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को। 1932 में इन्होंने न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया और इसी इनके ये जो एक्सपेरिमेंट था इसकी बुनियाद पे 1935 में जो जेम्स चैडविक थे इनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया 1935 में। ये हमसे कुछ पूछ सकता है कि आपके पास जेम्स चैडविक को कब नोबेल प्राइज़ मिला था, डिस्कवरी इसकी कब हुई थी। 1932 में इसको डिस्कवर किया गया, 1935 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब हुआ क्या कि इसकी बेसिकली आगाज़ कैसे हुआ कि उन्होंने बेरिलियम, इसका अल्फ़ा पार्टिकल, ये जो हमारे पास हीलियम है इसको आप बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। जब अल्फ़ा पार्टिकल के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया, ऑब्ज़र्व किया कि ये कन्वर्ट होता है कार्बन के अंदर और एक इसमें से ये जो चीज़ निकलती है ये न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर हमारे पास ये न्यूट्रॉन, इसका कोई ना कोई मैस होता है, चार्ज नहीं होता। वो हम डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं है और कैसे पता चला कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया गया कि हमारे पास ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए 1932 में बाय जेम्स चैडविक एंड ही वाज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़ इन 1935। स्टूडेंट्स, इसकी पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग की, फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो हमारे पास एक शीट के अंदर यहाँ पे रखा गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम। बेसिकली इसमें से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे थे। इसके रास्ते में एक बेरिलियम टारगेट रखा गया और उसके साथ हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दी पैराफिन वैक्स। और यहाँ पे हमारे पास डिटेक्टर लगाया गया। कौन सा डिटेक्टर था? ये चार्ज डिटेक्टर था जो चार्ज को डिटेक्ट करता कि आइदर इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा चार्ज होता है। तो हुआ क्या कि जब ये चैम्बर रखा गया, इसके अंदर ये लेड चैम्बर था बेसिकली, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है पोलोनियम ये इंट्रोड्यूस कराया गया। चूँकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें से रेडिएशन एमिट होते रहती हैं। जब इसमें से रेडिएशन एमिट हो रही थी, ये जो रेडिएशन थी दीज आर बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स। इसको हम क्या बोलते थे? ये जो मैंने साइन लिखा, दीज आर कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। इनको अल्फ़ा पार्टिकल्स का नाम दिया गया। अब इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर अच्छी खासी थी। ये जो ही इसके रास्ते में बेरिलियम टारगेट रखा गया तो बेरिलियम से ये पेनिट्रेट कर गई। और आगे हमने पैराफिन वैक्स देखा था, जब ये पैराफिन वैक्स के साथ टकराती हैं तो वहाँ से प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर लेती हैं। ये भी न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी में आता है कि पैराफिन वैक्स में से न्यूट्रॉन्स को नॉकआउट कर लेती है। और जब ये रेज़ यहाँ से पास होने के बाद डिटेक्टर में पहुँची तो डिटेक्टर ने कुछ एज सच कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। वो जो यहाँ पे प्रूव हुआ कि हमारे पास जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दिस आर बेसिकली न्यूट्रल हैविंग नो चार्ज। अगर कोई चार्ज होता तो ये डिफ्लेक्शन शो करता, तो डिटेक्टर ने वहाँ पे एज सच कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की। इसमें ये हमारे पास क्या थे? न्यूट्रल पार्टिकल्स थे। इस तरीके से हमारे पास ये इसकी कंस्ट्रक्शन होगी और वर्किंग आ गई। एक बार रिपीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोलोनियम, इसमें से रेज निकली अल्फ़ा रेज, इसके रास्ते में बेरिलियम टारगेट रखा गया, बेरिलियम टारगेट इसमें से पास हो गई, न्यूट्रॉन्स जो निकले। आगे हमने इसके रास्ते में पैराफिन वैक्स रखी। पैराफिन वैक्स में से ये क्या करता था कि प्रोटॉन्स को विड्रा कर लेता था, प्रोटॉन्स को नॉकआउट कर लेता था, जिसकी वजह से ये आगे फर्दर मूव हुआ। और डिटेक्टर के अंदर डिटेक्टर ने एज सच कोई भी चार्ज डिटेक्ट नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रूव हुआ कि हैंस दीज आर
न्यूट्रल, और इसी से इसको न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात आ गई। स्टूडेंट्स बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन की बात की। अब आ जाते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन की अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हमारे पास आती है कंपोजिशन, कि अगर हम न्यूट्रॉन डिकम्पोज होगा तो क्या चीज़ें मिलेंगी या कौन सी चीज़ें मिलकर हमारे पास न्यूट्रॉन बनाती हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक जो न्यूट्रॉन होता है जब ये डिसोसिएट होगा तो हमें एक प्रोटॉन मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और साथ ही हमारे पास एक आ जाता है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिनो। ये हमारे पास न्यूट्रिनो आ जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरीके से हमारे पास इसकी कंपोजिशन ये आ जाती है कि एक जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, और लास्ट पे हमारे पास एक न्यूट्रिनो आ जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है, दैट इज़ आयोनाइजेशन। अगर आयोनाइजेशन की बात करें तो जो हमारे पास होती हैं न्यूट्रॉन्स, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस, दे कैन नॉट आयोनाइज द गैस। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि जो कैथोड रेज आती हैं, कैथोड रेज आके गैस पार्टिकल के साथ टकराती हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर लेती हैं, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, आयोनाइज कर देती हैं। वो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ में था, न्यूट्रॉन्स की ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस, बेसिकली चार्ज ना होने की वजह से। और फिर हमारे पास पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन पावर, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व भी किया होगा ड्यूरिंग द वर्किंग, कि जब यहाँ से रेज निकलती हैं तो ये बेरिलियम और जो हमारे पास ये पैराफिन वैक्स आ जाती है, इसमें से इजीली पेनिट्रेट हो जाती हैं। तो इसमें वी कैन से दैट न्यूट्रॉन्स हैव हाई पेनिट्रेशन पावर। जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, कि वो बेरिलियम टारगेट में से भी और जो हमारे पास पैराफिन वैक्स आ जाती है उसमें से भी इजीली पास हो जाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन एक आता होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो मूविंग एंड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो उसमें हमारे पास कंसेप्ट आता है स्पीड का। तो स्पीड के अकॉर्डिंगली हम इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। तो जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनकी स्पीड, न्यूट्रॉन्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी अमाउंट ऑफ जिनके पास स्पीड होगी वो हमारे पास कहलाते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। इनको आप फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं, जिनकी स्पीड 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, और जिनकी स्पीड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम होती है उनको हम नाम दे रहे होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप न्यूट्रॉन्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक बेटा हमारे पास होते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, दूसरे आ जाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, दोज न्यूट्रॉन्स हुज स्पीड इज इक्वल आर ग्रेटर देन 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा यहाँ पे याद रखिएगा, हाई स्पीड में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और स्लो मूविंग में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, नॉट मेगा। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स equal to or greater than 1.2 mega electron volt and slow moving neutrons having 1 or less than 1 electron volt, उसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसके ऊपर एज सच कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। दीज आर न्यूट्रल, न्यूट्रल से हम इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। दे हैव नो चार्ज। बेसिकली जब आप इसके रास्ते में कोई मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं या जब कोई आप इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं तो ये उसके साथ कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। वो डिफ्लेक्शन हमें प्रूव करती है कि देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन, इट्स मीन देयर इज़ नो चार्ज। अगर कोई डिफ्लेक्शन होती है तो वो डिफ्लेक्शन शो करता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव या नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है, लेकिन न्यूट्रॉन ऐसा कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। इट्स मीन दीज आर बेसिकली न्यूट्रल इन चार्ज, इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है प्रोटॉन एमिशन। प्रोटॉन एमिशन की बात मैंने आपको यहाँ पे वर्किंग में बात बताई कि जब हमारे पास क्या होता है कि ये जो रेज अल्फा पार्टिकल्स जो निकल रहे होते हैं, ये जब स्ट्राइक करते हैं हमारे पास किस चीज़ के साथ, पैराफिन वैक्स के साथ, ये प्रोटॉन को क्या कर लेते हैं, वहाँ से इजेक्ट कर लेते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दे कैन, बेसिकली न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, न्यूट्रॉन्स कैन एमिट
या आप कह सकते हैं नॉकआउट। देखें नॉकआउट प्रोटॉन्स, किस में से प्रोटॉन्स को नॉकआउट करते हैं? फ्रॉम पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स में से ये उसको प्रोटॉन्स को रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है फिशन रिएक्शन, उसको हम देखते हैं कि फिशन रिएक्शन, और लास्ट में हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर बात कीजिए फिशन रिएक्शन की, तो फिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो होते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। बेटा स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो होते हैं दीज आर मोर इफ़ेक्टिव, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, मोर इफ़ेक्टिव फॉर फिशन रिएक्शंस। फिशन रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो पाए जाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, दीज आर मोर इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। तो ये जो हमारे पास आ जाता है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव दैन फॉर फिशन रिएक्शन एज़ कम्पेयर टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन। और लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है स्टूडेंट्स की प्रोजेक्टाइल, कि जब आप न्यूट्रॉन्स को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सपोज हमने नाइट्रोजन के एक आइसोटोप है, उसका रिएक्शन कराया हमने नाइट्रोजन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास बोरान में, और साथ हमारे पास अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे होते हैं। और अगर बात की जाए कि जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं जब ये स्ट्राइक करते हैं कॉपर के साथ, तो इसमें से बीटा रेज निकलती हैं, बीटा रेडिएशंस। और इन बीटा रेडिएशन अगर आप देखेंगे कॉपर का हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो एक तो हमारे पास जिंक आया, दूसरे नंबर पे ये जो इलेक्ट्रॉन आया इसको हमने बीटा रेडिएशंस का नाम दिया। दिस बीटा रेडिएशन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसको कैंसर की ट्रीटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये चंद कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ थी रिलेटेड टू न्यूट्रॉन्स, इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहले मैंने पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, इसकी कंपोजिशन होती है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। देन अगर बात की जाए स्टूडेंट नंबर 2 हमारे पास आ जाती है इसकी आयनाइजेशन, चूँकि इसके ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं होता तो ये गैसेस को आयनाइज नहीं कर पा रहा होता। पेनिट्रेशन की बात की जाए तो इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, हाई होती है, जैसे कि हमने यहाँ से ऑब्जर्व भी किया कि जो अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे होते हैं पोलेनियम से, वो जब हमारे पास बेरिलियम टारगेट या पैराफिन वैक्स आ जाता है उसमें से इजीली पास आउट हो जाती हैं और डिटेक्टेड कोई चार्ज वहाँ पे डिटेक्ट नहीं करता। स्पीड की बात की तो हमने कहा जी दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, दूसरे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट मूविंग की जो स्पीड होती है 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और स्लो मूविंग की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। चार्ज की बात करें तो ये न्यूट्रल होते हैं बिकॉज मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इसके ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं होता। और हमारे पास इसकी अगर प्रोटॉन एमिशन की बात करें तो जब ये पैराफिन वैक्स के साथ टकराते हैं तो उसमें से प्रोटॉन्स को इजेक्ट कर लेते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं। हमने बात की कि फिशन रिएक्शन के अंदर ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं, दीज आर मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। और लास्ट से प्रोजेक्टाइल की बात की कि जब प्रोजेक्टाइल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक तो अल्फा रेज निकल होती हैं, और दूसरे नंबर जब आप कॉपर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या आती हैं, बीटा रेज आती हैं, जिसको आप ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के साथ यूज़ कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स होप्स हो कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये समझ आ गया होगा। अगर आपको इसकी समझ आई और वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।